solid state, and it's really very interesting chapter. It's more like maths, it's more like physics. There is very less chemistry content. It's more like geometry. तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो आप 9th 10th से बेसिक्स पढ़ते आए हो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का अंतर। और ये डिफरेंस आप खुद लिखो, क्योंकि 9-10 से आप डिफरेंस करते आते हो ऐसे कि सॉलिड्स वो होते हैं जहां एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लिक्विड्स वो होते हैं जहां अट्रैक्टिव फोर्स रिलेटिवली वीक होती है, गैसेस वो होती है जहां एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी वीक। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड को बना रहे हैं, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग देन इट इज सॉलिड। If they are moderately strong but neither very weak, neither very strong, it's liquid. And if atoms and molecules, ions have very weak attractive forces, then it's a gas. Simple difference जो आप पढ़ते आए हो। फिर आप कहते हो solids का एक fixed size, shape, volume होता है। Liquids की कोई shape नहीं होती, इनका volume हो सकता है। पर gases का तो कोई fixed shape और fixed volume कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि gases का volume तो कंटेनर जिसमें आपने गैस डाली उसी से डिसाइड होगा। ऐसे करते थे, सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड शेप, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, दे नाइदर हैव फिक्स्ड शेप, दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिर आप कहते थे कि सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, लिक्विड्स में लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव, लिक्विड कैन फ्लो, गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाईएस्ट टेंडेंसी टू फ्लो। फिर आप ये कहते थे सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, गैसेस की डेंसिटी मिनिमम होती है, लिक्विड की मॉडरेटली बिटवीन द सॉलिड एंड दैट ऑफ लिक्विड। फिर आप बोलते हो सॉलिड वेरी हार्ड है, सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल है, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड टू द लार्जर एक्सटेंट, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। लिक्विड्स दे आर नाइदर लाइक मॉडरेटली, दे आर नाइदर हाईली कंप्रेसिबल लाइक गैसेस, बट दे आर नॉट एट ऑल रिजिड लाइक सॉलिड। तो ये सारी चीजें आप डिफरेंस 4 या 5 पॉइंट लिख लोगे ना, 9-10 में ये किया होगा। फिर आप एग्जांपल दे दें, एग्जांपल में सॉलिड्स के एग्जांपल, लिक्विड के एग्जांपल्स, गैस के एग्जांपल। तो 5-6 पॉइंट्स में ये डिफरेंस आपका पहला एज ए फॉर्मेलिटी से बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स में लिखा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हम सॉलिड स्टेट पे पूरा फोकस करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स कितने टाइप के हैं। सॉलिड्स आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 2 classes. One is crystalline solids and another is amorphous solids. अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूं तो इनमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी उस सॉलिड को बना रहे हैं, दे आर अरेंज्ड इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, देयर इज ए वेल डिफाइंड पैटर्न। लाइक जैसे मैंने एटम्स को अरेंज किया, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ग्रेफाइट की, आप ग्रेफाइट में जानते हो हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, एटम्स आर अरेंज्ड लाइक दिस। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर्स देखी होंगी, पढ़ा होगा, ग्रेफाइट की लेयर्स स्लिपरी होती है, एक दूसरे पे स्लाइड करती है। तो आप ये अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर एटम्स आपस में एक हेक्सागन के फॉर्मिंग पैटर्न में अरेंज्ड है, लेयर्स में, इनके बीच में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
और ये जो नाइस पैटर्न है, बिल्कुल इतना प्यारा सा पैटर्न जिसमें ऑर्डर दिख रहा है, एटम्स के जुड़ने का एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज तरीका है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जन्म देता है। अब सिर्फ ग्रेफाइट के एग्जांपल ही ना देखो, मान लो आपको अगर याद हो केमिकल बॉन्डिंग में आपने सिलिकेट्स पढ़े थे, तब आपने ये चीज कुछ ऐसे देखी थी। यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप घबराओ मत, आपको ड्रॉ नहीं करना। आपको याद आया अपने से सिलिकेट्स पढ़े थे कभी? डू यू रिमेम्बर? ऐसे कुछ सिलिकेट्स पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में। हमने कहा था कि ये रेड कलर का एटम सिलिकॉन का है और इसकी सराउंडिंग में यहाँ ऑक्सीजन है, पर एक फोर्थ सिलिकॉन ऐसे भी था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। वन सिलिकॉन इज लाइंग आउटसाइड द प्लेन, हर सिलिकॉन पे एक आउटसाइड द प्लेन ऑक्सीजन है। तो हमें ये नहीं भूलना कि सिलिकॉन के अराउंड ये जो 4 ऑक्सीजन एटम है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, दैट इज वन ऑक्सीजन इज आउटसाइड द प्लेन। बट ये चीज देखो, इस सिलिकेट में इस पैटर्न, आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? ये जो स्टार शेप्ड अरेंजमेंट दिखा किसने? इस मॉलिक्यूल में जब सिलिकॉन ऑक्सीजन ने ये डिसाइड किया कि हम एक पैटर्न में अरेंज होंगे, तो वो पैटर्न यहाँ पर भी एक दिख रहा है, यहाँ भी एक दिख रहा है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल ये डिसाइड करते हैं कि उनको एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट में, ऑर्डर वे में एक अरेंज होना है, देन वी कॉल कि ऐसा सॉलिड क्रिस्टलाइन है। पर अगर यही मैं एटम्स को ऐसे कर दूं, लाइक एटम्स आर अरेंज्ड लाइक दिस, क्या यहां पर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? पर ये मत सोचो कि इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है, दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसा नहीं कि इनके बीच में कुछ जुड़े नहीं है, ये जुड़े हुए हैं, ये टाइटली कनेक्टेड है। बट यहां सारे एटम रैंडमली ओरिएंटेड है, इनका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक पैटर्न नहीं है, देन वी कॉल इट एज इट्स अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस। जब क्लास खत्म होगी ना, मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको सेम एलिमेंट क्वार्ट्ज, जिसका नाम है, इसके 2 फॉर्म आपको पिक्चर की फॉर्म में शेयर करूंगा, एक क्रिस्टलाइन होगा और एक अमॉर्फस होगा। आप मुझे उस पिक्चर को देख के बताओगे उस कंपाउंड का कौन सा अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन है, कौन सा अरेंजमेंट अमॉर्फस है। सेम
कंपाउंड है, सेम कंपाउंड, उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी वी कॉल इट एज क्वार्ट्ज, उसका नाम, और अमॉर्फस फॉर्म का नाम है ग्लास, शीशा, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लाइक SiO2। कंपाउंड वही है, पर उस कंपाउंड में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज हो गए, देन इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट अगर वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रैंडम वे में अरेंज हो गए, वी कॉल इट एज अमॉर्फस। अमॉर्फस की एग्जांपल्स आपको पता होंगी, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड, दे ऑल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अमॉर्फस। मैंने एग्जांपल बहुत कॉमन से लिए, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड, क्योंकि एनसीईआरटी में दे आर वेल कोटेड। तो क्रिस्टलाइन में आपको ये फील आनी चाहिए कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न। लेकिन ये जो पैटर्न है ना, अगर आपको मैं ये बोलूं कि ये जो शीट है, ये शीट की लंबाई कितनी है, आप बोलोगे इनफाइनाइट। अगर मैं बोलूंगा इस शीट की कितनी लेंथ है, ये कहाँ से लेके स्पेस में, कहाँ से लेके कहाँ तक ये शीट, आप बोलोगे -∞ से +∞ तक कंप्लीट डिस्टेंस में। यानी कि अगर आपने एक सॉलिड का कुछ भी हिस्सा अपने हाथ में ले लिया, उस सॉलिड को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तो उसमें वो पैटर्न थ्रू आउट हर एक पॉइंट से लेके अंतिम छोर तक, वो पॉइंट एक कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक वो पैटर्न रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो इतने से लोकेशन में पैटर्न है, फिर अगली लोकेशन में पैटर्न नहीं है। यानी कि मान लो कि अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, लेट अस सपोज आई हैव ए बॉक्स, मान लो इसका मैंने यहाँ से चेक करना शुरू किया, इस एरिया में चेक किया, पैटर्न है, एक वेल डिफाइंड पैटर्न है। अगर मैं इस एरिया से इस एरिया तक जाऊँ, इस लोकेशन से इस लोकेशन में चेक करूँ, जो पैटर्न यहाँ है वही पैटर्न यहाँ होना चाहिए। यानी कि दैट पैटर्न शुड एग्जिस्ट अप टू लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द लास्ट पॉइंट। दैट पैटर्न शुड एग्जिस्ट entirely in the solid. That pattern should be extended in every dimension of the solid. लेकिन अमॉर्फस में क्या होता है, या तो पैटर्न ही नहीं होता, लेकिन अगर पैटर्न आ भी गया तो फॉर सम डिस्टेंस, फॉर द सम पार्ट ऑफ द सॉलिड वो पैटर्न है, फिर किसी दूसरी लोकेशन में वो पैटर्न नहीं है। या ऐसा हो सकता है एक लोकेशन में एक तरह का पैटर्न, फिर दूसरी लोकेशन में रैंडमनेस, फिर कुछ लोकेशन बाद पैटर्न आ गया, मतलब उस पैटर्न की रेपिटेशन थ्रू आउट द सॉलिड नहीं है। सो आई विल से दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम डेफिनेशन वाइज चलें तो आप जल्दी से, अगर किसी ने इसका फोटो या स्क्रीनशॉट लेना ले लो, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ पे इसे इरेज कर पॉइंट्स लिखने वाला हूँ। Can I erase? Have you taken the screenshot? You are not supposed to draw it. Okay, Sachin. So I will mention over here in crystalline solids. Constituent particles are arranged in well organized pattern or arrangement. Arrangement ना देखो, just well organized pattern. And this pattern, they have long range order. So there is periodicity. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, periodicity। मतलब जो पैटर्न एक लोकेशन में है वो रिपीट होके नेक्स्ट लोकेशन में, फिर नेक्स्ट लोकेशन में, तो किसी सॉलिड के एंटायर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट तक सेम पैटर्न रिपीट होगा, और रेपिटेशन ऑफ द पैटर्न इज पीरियोडिसिटी, एंड दैट पैटर्न एग्जिस्ट अप टू लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्टेंस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयर इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट
atoms or molecules or ions do not generate some ordered arrangement. So they are short range order. They have short range order. What do you mean by short range? Short range का मीनिंग बता सकते हो? They have long range order, they have short range order. मतलब क्या इसका? Short range word का मीनिंग क्या? Can someone tell me? They have short range order. What do you mean by word short? They have up to small distance there is a periodicity. They can have periodicity up to small distance. Either they don't have periodicity, but they can have periodicity up to some small distance, small location. They have sharp melting point. They have fixed melting point. They show a range of melting point. They show a range of melting point. मतलब मान लो मैंने आपको 0.5 ग्राम में क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया, मैंने कहा इसका मेल्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड करो। द मोमेंट सब्सटेंस 0.5 ग्राम सॉलिड उसकी गिवन क्वांटिटी अपने मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर तक पहुंचती है, पूरे का पूरा क्रिस्टल पूरा का पूरा तुरंत मेल्ट होगा। आप बता सकते हो सर इसका मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री, 38 डिग्री, 36.7 डिग्री। पर यहाँ क्या होता है, जब आप उस सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर तक पहुंचाते हो तो उसकी गिवन क्वांटिटी में से थोड़ा सा हिस्सा पहले मेल्ट होगा, फिर कुछ हिस्सा बाद में मेल्ट होगा, फिर पूरा हिस्सा मेल्ट होने में एक टेम्परेचर की रेंज होती है। लाइक आप बोलते हो 35 to 38 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर जब तक 35 से 38 तक नहीं पहुंचा पूरा का पूरा मटेरियल मेल्ट नहीं हुआ। यहाँ पर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्पली फिक्स्ड डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली आपको ये दिखेगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके पूरा क्रिस्टल मेल्ट हो गया। सो they have fixed melting point, they don't have fixed melting point, they have range of melting point from this degree to this degree. इस चीज को ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। This graph is like this. अगर मैं इस ग्राफ को आपको समझाऊं तो मैं इस ग्राफ में क्या मैसेज देना चाह रहा हूं। मेरे पास एक लिक्विड है, मेरे पास एक लिक्विड है, किसी सब्सटेंस का लिक्विड है, और उस लिक्विड को मैं इस लाइन पे दिखा रहा हूं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड फॉर्म फ्रॉम लाइन O to A। सपोज मेरे पास एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पर एक उस लिक्विड का कुछ टेम्परेचर था इस टाइम में, सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है और उसका कुछ टेम्परेचर है। मैंने उस लिक्विड को धीरे धीरे ठंडा करना शुरू किया। जब मैं उसे ठंडा कर रहा हूँ धीरे धीरे तो उसका टेम्परेचर फॉल हो, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका टेम्परेचर कम से कम होता जा रहा है। आप ये देख पा रहे हो ग्राफ में, अगर मैं O से A पॉइंट तक नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो टाइम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। लिक्विड यहाँ से लिक्विड ही था, लिक्विड ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में लो टेम्परेचर पे है, लिक्विड ठंडा होकर लो टेम्परेचर पे है। एक पॉइंट ऐसा आया जिसके फर्दर बाद उस लिक्विड को जब मैं ठंडा कर रहा हूँ, टाइम के साथ साथ उसे ठंडा कर रहा हूँ पर उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, टेम्परेचर डिक्रीज ही नहीं हो रहा, और आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं।
आपको पता है कि जब कभी लिक्विड अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो उस लिक्विड का अपनी सॉलिड फॉर्म के साथ एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, जब तक ये दोनों फॉर्म आपस में को एग्जिस्ट करेंगी, टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मैं कहूंगा इस पॉइंट पे जाके उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया लिक्विड का, यानी कि यहां पे जाके पहली बार उस लिक्विड में एक क्रिस्टल पनपा, उसमें क्रिस्टलाइजेशन शुरू हुई। लेकिन जैसे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं, टाइम के साथ साथ मैं ठंडा कर रहा हूं, पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लिक्विड के अंदर, उस लिक्विड के अंदर सॉलिड की मात्रा बढ़ती जा रही है, लिक्विड की मात्रा घटती जा रही है। तो यहां से लेके यहां तक, जब तक सारी की सारी मात्रा लिक्विड की पूरी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। और यहां पे जाके मैं बोलूंगा उस लिक्विड की सारी मात्रा सॉलिडिफाई हो चुकी है, पर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे सॉलिड के साथ एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की अभी भी इक्विलिब्रियम है। यानी कि यहां पर मैं बोलूंगा इस लिक्विड का फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ, यहां पर उसकी फ्रीजिंग कंप्लीट हुई। यहां पर लिक्विड की खूब सारी मात्रा है, पर सॉलिड क्रिस्टल का एक दाना है, एक कण है। पर यहां पे सॉलिड की पूरी सारी मात्रा है, पर शायद एक आधी ड्रॉप है। पर यहां पे जब सॉलिड, सारे का सारा लिक्विड सॉलिडिफाई हो गया, अब उस मैंने फिर से देखा, टाइम के साथ साथ जब मैं ठंडा कर रहा हूं, टेम्परेचर फिर से घटना शुरू हो गया। टाइम के साथ साथ टेम्परेचर फिर से घटना शुरू हो गया। दिस इज रिप्रेजेंटिंग सॉलिड फॉर्म। अगर मैं इसको नाम दे दूं बी पॉइंट का और ये पी डैश पॉइंट का, तो ओ से लेके ए तक सब्सटेंस लिक्विड है, ए से लेके बी तक लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बोल दूं, या फिर अगर मैं यहां से स्टार्ट करता, अगर मैं यहां से ग्राफ स्टार्ट करता और मैं ये बोलता कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं बोलता कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर मेरा टाइम एक्सेस यहां से यहां होता, टाइम बढ़ाने वाला पॉइंट, यानी कि तब मेरा ये ग्राफ कुछ ऐसा होता। अगर मैं सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करता तो मेरा ये ग्राफ कुछ ऐसा होता। So this is solid, A point पे B point तक this is representing solid form, C point से D point तक it is representing liquid form, और मैं टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलता कि सेम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं। पहली बार सॉलिड के अंदर एक ड्रॉप लिक्विड की बनी, यानी कि सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि यही फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर का नाम लिक्विड की तरफ से, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है, पर सॉलिड की तरफ से स्टार्ट करोगे तो इसी टेम्परेचर का नाम उस सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट है। यानी कि जब लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में है, तो जिस टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम में है, वो लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है, पर सॉलिड के लिए उसी टेम्परेचर का नाम मेल्टिंग पॉइंट है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जाके जब मेल्टिंग पॉइंट आया, इस टी टेम्परेचर पे जब सॉलिड ने मेल्टिंग स्टार्ट हुई, तो जब आपने और टेम्परेचर बढ़ाया, तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए। यानी कि यहां से यहां तक मेल्टिंग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। यहां पे जाके मैं बोलूंगा सारे का सारा सॉलिड लिक्विफाई हो चुका है, पर लिक्विड के साथ एक आधा ड्रॉप, एक आधा कण सॉलिड का अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी तक है जब तक दोनों फेजेस साथ में। और फिर यहां से यहां लिक्विड ही बन चुका है, तो फिर लिक्विड जब सारे का सारा सॉलिड की गिवन क्वांटिटी लिक्विडिफाई हो गई, तो अब आप देख रहे हो कि टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना भी शुरू हो गया। पर एक चीज आप देखो, सॉलिड लिक्विड जब इक्विलिब्रियम पे आए, तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए या फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड के लिए एक फिक्स वैल्यू थी, एक फिक्स वैल्यू थी। परंतु अमॉर्फस में देखो क्या हुआ, ये लिक्विड फॉर्म, और ये लिक्विड फॉर्म O से लेके A पॉइंट तक है, जिसके बीच में थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन C पॉइंट पर भी है। यानी कि लिक्विड के अंदर अमॉर्फस सॉलिड में मैं देख रहा हूं, जब ये लिक्विड
कब फ्रीजिंग पॉइंट आता है तो इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन O से लेके A तक कंप्लीट होती है, यानी कि ये सारी रेंज है फ्रीजिंग पॉइंट की। यहाँ पर फ्रीजिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे पूरे का पूरा लिक्विड फ्रीज हुआ, पर एक फिक्स्ड पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आई, यानी कि सारे की सारी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए एक फ्रीजिंग पॉइंट की फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। और अगर मैं यही चीज यहां से सॉलिड से देखता, अगर ये लाइन सॉलिड रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर लिक्विड सॉलिड बोथ आर प्रेजेंट, तो अगर मैं सॉलिड से स्टार्ट करता तो मैं बोलता सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जब आया तो पूरे का पूरा सॉलिड एक ही पॉइंट पे नहीं मेल्ट हुआ, एक ही टेम्परेचर पे नहीं मेल्ट हुआ, उसके लिए रेंज थी मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि ये जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ है उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल रीजन है ये अमॉर्फस सॉलिड्स में हमें नहीं दिखता, तो उनकी कूलिंग कर्व या फिर टेम्परेचर टाइम कर्व आर डिफरेंट। क्या आप ये समझ पाए कि ये जो रेंज ऑफ टेम्परेचर दिख रहा है जिसमें सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे हैं, solid and liquid both are existing together but at the same temperature. There is no range of temperature, but here you have range of temperature. So solid do not have fixed melting point, it has a range of melting point. That's why we call it as, this is amorphous solid curve, this is crystalline solid curve. Temperature time curve for both look different. नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है? दे हैव परफेक्ट क्लीवेज और दे हैव रेगुलर कट। दे हैव इररेगुलर कट। आपने ये वर्ड सुना कि कोई सॉलिड पाउडर बन गया, भुर गया, आप उसको काटने की कोशिश कर रहे थे, कट तो रहा था पर साथ में पाउडर बनता जा रहा था। एक होता फॉर एग्जांपल, कभी आपने पनीर का बड़ा टुकड़ा लिया और उसको चाकू से काटा, जैसे चाकू से काटा पनीर ने एक नया नाइस प्लेन बनाया। पनीर के पीस को अगर काटा आपने, लेट्स से क्यूब है, जैसे ही आपने इसको यहां से काटा, पूरा काट दिया, पीछे भी एक नया प्लेन बन गया। साइज तो छोटा हो गया पर एक परफेक्ट प्लेन बना, एक शेप बनी, नाइस क्लीन कट। ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। अगर कोई अमॉर्फस सॉलिड है उसको आप नाइसली परफेक्टली काट नहीं सकते, उसमें इररेगुलर कट्स आएंगे या वो पाउडर बनना शुरू हो जाएगा। So amorphous solids, they do not have irregular, they do not have regular cut, but crystalline solids have regular, perfect cleavage. When you try to cut them, एक नया फेस सामने आता है और वो नया फेस पुराने फेस जैसा ही है, सिमेट्रिकल। इनमें सिमेट्री नहीं दिखेगी। कभी आप ग्लास को काट, कभी आपने अगर शीशे को काट के देखा हो तो उसके सरफेस पे हाथ रखना। पहली बार जब शीशा कटेगा ना, देखो एक तरीका होता है, आप अगर ऐसे बोलो ना कि ग्लास को हमने काटा, पहली बार उसकी शेप अच्छी पॉलिश बिल्कुल साफ स्मूथ सरफेस नहीं बनती, फिर उसको रगड़ते हैं। रगड़ने से तो कुछ भी हो जाएगा, पर उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी, जब आप काटते हो तो उसके ऊपर कट साफ सुथरे नहीं बनते। आप चाहे उसको तराश दो, बाद में रगड़ के कोशिश कर रहे हैं। रबड़ ले लो, जो इरेजर होती है रबड़, रबड़ को काटने की कोशिश करना, ऊबड़ खाबड़ कटेगी। तो प्लास्टिक पाइप्स ले लो, प्लास्टिक ले लो। सो इन शॉर्ट, रबर, प्लास्टिक, वूल, ग्लास, ये सब अमॉर्फस मटेरियल्स हैं। वुड, ये सब अमॉर्फस मटेरियल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअल में ये ट्रू सॉलिड है। अगर मैं बात करूं तो दे आर ट्रू सॉलिड्स। लेकिन ये जो सॉलिड्स हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, ये बेसिकली कुछ ऐसी फॉर्म है जो ना लिक्विड है ना परफेक्ट सॉलिड है। लिक्विड और सॉलिड के बीच की सिचुएशन है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं।
कभी आपने पुरानी बहुत साल पुरानी अगर बिल्डिंग देखी होगी ना, तो उसके जो शीशे होते हैं मिरर पे, वो नीचे की तरफ थोड़े मोटे दिखेंगे, उनमें थोड़ी वाइट टर्बिडिटी होती है शीशों में, क्योंकि ग्लास में, शीशे में विद टाइम फ्लो करने की प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, पर वो फ्लो बहुत स्लोली होता है, आपको दिखेगा नहीं, पर कुछ सालों में वो अगर शीशे का मिरर अगर निकालोगे तो वो बॉटम से थिक होगा, थोड़ा सा उसकी विड्थ ज्यादा होगी। तो ग्लास इज ए अमॉर्फस सॉलिड जो कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स लिक्विड जैसे हैं, इट्स ए सुपर कूल्ड लिक्विड। इसीलिए कई बार आपसे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो विंडो पेन्स होते हैं, जो मिरर्स होते हैं, विद टाइम वो बॉटम में अगर देखो तो उनमें मिल्कीनेस क्यों दिखती है, क्योंकि वहां सॉलिड फ्लो कर चुका होता है, वो एक थिक लिक्विड जैसे जमा होता है कोई चीज, ऐसी सी फीलिंग आती है। सो अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट एक्चुअली ट्रू सॉलिड्स, बट यस दे आर ट्रू सॉलिड्स। अब इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब रियली दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, जो इनको डिफरेंशिएट करती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस से डिफरेंशिएट करती है। They are anisotropic. This word is really important, and they are isotropic. What we want to say is different properties are different in different direction. या मैं यहां वर्ड लिख दूं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। are different in different directions, and here physical or chemical properties are same when measured in different direction. ये पॉइंट मैं अभी आपको जरूर समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझाने की, पर विद द टाइम जब हम चैप्टर के एडवांस पार्ट में जाएंगे ना, तब आपको ये चीज बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगी। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये चीज का एहसास दिला सकूं। They are anisotropic. Physical or chemical properties are different in different direction. Physical or chemical properties are same when measured in different direction. Here the word is anisotropic. This is isotropic. Actually ना, जब मैं ये पॉइंट समझाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना एक बचपन में ना कभी स्टोरी पढ़ी थी हिंदी की बुक्स में, रक्षा में हत्या। पता नहीं आपने कभी ऐसी सुनी, कभी स्टोरी कभी अपने हिंदी लिटरेचर में कभी पढ़ी हो, हिंदी रीडर बुक्स में आती थी, रक्षा में हत्या। कभी सुना आपने ये वर्ड? एक्चुअली वो एक स्टोरी ऐसी थी जिसमें ना एक दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे घर में देखते हैं कि हमारे घर में ना एक कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उसमें कबूतर ने अपने अंडे देने शुरू कर दिए, या कोई भी पंछी था उसने अंडे देने शुरू कर दिए, उसने घोंसला बनाया। तो उनको बहुत क्रेज था कि अरे वाह, पंछी हैं हमारे घर में, वो घोंसला बना रहे हैं। बच्चों का मासूम सा दिल, उन्होंने क्या किया, उस घोंसले को अपनी तरफ से कि उसमें ठंड ना लगे, उसके ऊपर कपड़े डाले, अंडे जो दिखे अंडों को हाथ से टच करके उनको रैप कर दिया ताकि कोई जानवर आके उस पर अटैक ना करे। पर उल्टा बदले में ये क्या हुआ, जब
बर्ड्स ने अपने वो अंडे देखे, उनको ये स्मेल आ गया कि इसको ह्यूमन टच मिल चुका है, और पंछियों ने वो अपना अंडा फोड़ दिया। तो ये सेंटेंस आपको फिट दिखा मिला है, रक्षा में हत्या, मतलब उन्होंने कोशिश तो उसे रक्षा करने की बट एक्चुअली इनडायरेक्टली उन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि पंछियों को जब ये लगा कि इसमें ह्यूमन टच आ चुका है, उन्होंने अपने अंडे फोड़ दिए। मुझे ये नहीं याद मैंने कौन सी क्लास में ये स्टोरी पढ़ी थी, पर कभी पढ़ी थी, मुझे ये नहीं याद, क्योंकि कुछ मतलब बर्ड्स ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि उनके अंडों पर नेचुरली जो उनकी ग्रोथ हो रही हो, ह्यूमन टच नहीं होना चाहिए, या फिर किसी बाहर वाली चीज का उनको सेंसेशन ना आए। राजेश ने कहा कि 7th में पढ़ी थी, मुझे नहीं याद मैंने कब पढ़ी थी। बट एक चीज देखना, मैंने ये वर्ड क्यों कोट किया, मतलब ये सेंटेंस मुझे इस प्रॉपर्टी को समझाने में क्यों थॉट आई पढ़ाते वक्त, रैंडम आई है पढ़ाते वक्त, मैंने प्लान नहीं किया था कि ये वर्ड बोलूंगा। एक चीज देखना बच्चों ध्यान से, मैंने आपके सामने ड्राइंग बना रहा हूं, मैंने ना अपनी तरफ से एक पैटर्न बनाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, हर 2 के बाद नीचे ग्रीन फिर 2, फिर हर 2 के बाद नीचे ग्रीन फिर 2, लेकिन ये पैटर्न मैंने ऐसा रखा ऑल्टरनेटिव लेयर में, सेकेंड लेयर में ग्रीन सर्कल आया, फिर 3rd में नहीं आया, फिर 4th में आया, फिर 5th में नहीं आया, फिर 6th में आया। मैंने अपनी तरफ से पैटर्न बनाने की कोशिश की ताकि किसी स्टूडेंट को ये एहसास हो सके कि इस पैटर्न में सर ने यहाँ पर एक हेक्सागन बना दिया। हेक्सागन बन रहा है इन 6 एटम्स का, और उस हेक्सागन में एक ग्रीन कलर का सेंटर वाला एटम है। क्या मैंने एक पैटर्न बनाया, मैंने एक ऑर्डर्ड वे में एटम्स को अरेंज किया। अब सपोज करो मैं इसमें आपसे ये पूछता हूं कि मुझे ना इस लेयर ऑफ एटम्स को हिलाना है। आई वॉन्ट कि मैं फोर्स लगा के इस लेयर ऑफ एटम्स को, ये ग्रीन एटम जो 2 एटम्स के बीच में फंसा हुआ है, इन 2 एटम के डिप्रेशन में ग्रीन एटम है, तो मेरे को ये मानना है कि ये जो ग्रीन एटम है ना, इसने इन 2 एटम को लॉक कर दिया, क्योंकि ग्रीन एटम की पोजीशन ना यहाँ कहीं है, यहाँ, तो यहाँ लॉकिंग हो गई है। इन 2 को इसने लॉक कर दिया, इन 2 को इसने लॉक कर दिया। अब अगर मैं फोर्स लगा के इस लेयर को हटाना चाहूं तो मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, पर अगर मैं यही एटम्स लूं 1 2 3 4 5 ये वाले एटम्स, तो यहां पर ये सारे एक ही लाइन में हैं। तो अगर मुझे इस लेयर ऑफ एटम्स को हिलाने के लिए जोर लगाना पड़े, और अगर इस लेयर के एटम्स को हिलाने के लिए जोर लगाना पड़े, क्या वो बराबर फिजिकल स्ट्रेंथ लगेगी या डिफरेंट लगेगी? डिफरेंट लगेगी। यानी कि यहां पर जो इस सब्सटेंस की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वो इस डायरेक्शन में कुछ और है, इस डायरेक्शन में कुछ और है।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन दिस डायरेक्शन, डिफरेंट इन दिस डायरेक्शन। यानी कि इस लेयर के एटम्स को डिस्प्लेस करना हो तो अलग फोर्स चाहिए, इस लेयर के एटम्स को डिस्प्लेस करना हो तो डिफरेंट फोर्स चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी भाषा में समझाऊं, मान लो एक लाइट की रेस को मैंने बोला यहां से फॉल कराया, लाइट की रेस आई अलाउड टू फॉल फ्रॉम दिस साइड, और लाइट की रेस को मैंने यहां से फॉल कराया, तो कौन सी लाइट की रेस है जिसके रास्ते में ज्यादा सारे एटम्स हैं? अगर मैं इसका नाम रख दूं लाइट रे 1, दिस इज लाइट रे 2, कौन सी लाइट रे है जिसके रास्ते में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है? आई थिंक नंबर 2 वाली या नंबर 1 वाली में, 1 2 3 4 5 6, मुझे लगता है नंबर 1 वाली जो रे है उसकी लाइट के रास्ते में खूब सारे एटम्स हैं। तो लाइट की स्पीड वन डायरेक्शन में और सेकेंड डायरेक्शन में क्या सेम होगी? लाइट की स्पीड डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 में क्या सेम होगी? नहीं ना। तो इस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में भी लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। अगर आप इधर से लाइट की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हो, लाइट की प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन से स्टडी कर रहे हो, दैट्स नॉट सेम, बिकॉज आपने एक पैटर्न तो बनाया पर उस पैटर्न में एक हिडन नॉन यूनिफॉर्मिटी है। जैसे आप डायमंड की बात करो, डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन, एक बहुत अच्छा सॉलिड है, पर डायमंड को इधर से देखो तो अलग शेड्स कलर के दिखेंगे, इधर से देखो डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट रेस रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि लाइट उसके अंदर जब जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में उसको डिफरेंट हिंड्रेंस आती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट है। यानी कि जब भी कभी आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करोगे तो एटम्स और मॉलिक्यूल को जब आप पैटर्न में अरेंज करते हो तो उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपके सामने ग्रेफाइट बनाया था, ऐसे यहां पर हेक्सागोनल शीट्स थी, हेक्सागोनल शीट में मैं देखूं, आपने ऑर्गेनिक कब पढ़ ली तो कार्बन के ऊपर यहां p ऑर्बिटल, और इन p ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इनमें डीलोकेलाइजेशन है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस रिंग में हो रही है ना, इस लेयर में हो रही है ना, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलोंग द शीट हॉरिजॉन्टली। पर क्योंकि इस लेयर और इस लेयर के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा है, तो यहाँ के p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग उतनी अच्छी तो नहीं हो रही होगी इस यहाँ के p ऑर्बिटल से, भले लेयर्स पास है, पर लेयर्स के बीच का डिस्टेंस होने से इस p ऑर्बिटल का इस p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं है, पर उतना अच्छा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर यहाँ से यहाँ देखूं वो ज्यादा है या यहाँ से यहाँ देखूं वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलोंग द लेयर ज्यादा होगा, इजीली होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो परपेंडिकुलर टू द लेयर ज्यादा स्मूथ होगा? कहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस कम है, अलोंग द शीट या फिर परपेंडिकुलर टू द शीट? भले आपको यहाँ डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, ड्राइंग इज नॉट परफेक्ट, पर रियलिटी में जो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस इतना कम है कि ये p ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो सके। पर इलेक्ट्रॉन को जो मजा इधर मूव करने का आएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ रहा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिसाइड्स करंट, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अलोंग द शीट ज्यादा होगी या परपेंडिकुलर टू द शीट ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्मूथनेस विल डिसाइड कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस अलोंग द शीट ज्यादा होगी या परपेंडिकुलर टू द शीट ज्यादा होगी? ऑब्वियसली अलोंग द शीट ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी तो
डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी कि आप उस सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेजर किस डायरेक्शन में कर रहे हो, अलोंग द लेयर या परपेंडिकुलर टू द लेयर। तो ऐसे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एनाइसोट्रोपिक। आपने रक्षा करने की कोशिश की कि इसको वेल डिफाइंड पैटर्न बनाते हैं, वेल डिफाइंड पैटर्न, पर उसमें हत्या ये हो गई कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आ गई। क्योंकि अगर कोई कहीं फिजिकल स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, मैं कहूंगा इस लेयर में दो एटम्स को लॉक कर रहा है ग्रीन, ये दो एटम को लॉक कर रहा है ग्रीन, शायद इस लेयर में मुझे मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करना डिफरेंट फोर्स की डिमांड करे, और इस लेयर में एटम्स को डिस्प्लेस करना डिफरेंट फोर्स की डिमांड करे। अगर मैं ऑप्टिकल बिहेवियर की बात करूं तो लाइट का इंटरेक्शन अलोंग दिस प्लेन डिफरेंट होगा, लाइट का इंटरेक्शन, लाइट की स्पीड अलोंग दिस डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। कंडक्टेंस की बात करूं तो ग्रेफाइट मुझे एग्जांपल दिखा रहा है, अलोंग द लेयर स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट परपेंडिकुलर टू द लेयर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एज स्मूथ। तो कंडक्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, यानी कि डायरेक्शन टू डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बदलेगा। फॉर एग्जांपल एक मुझे एक बात बताओ, आपने तार देखी, वायर, कपड़े सुखाने वाली कोई भी वायर को ऐसे खींचना आसान होता है या ऐसे खींचना आसान होता है? वायर को फाड़ना आसान है या खींचना आसान है? व्हाट इज द रिलेटिवली इजी टास्क, टू पुल इट या फिर टू बाइफरकेट इट? यानी कि वो वायर क्रिस्टलाइन है, पर एक डायरेक्शन में उसको अलग फोर्स चाहिए, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग है, और दूसरी डायरेक्शन में उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ना, लेट्स से पेपर है, पेपर, लेट्स से आई हैव अ पेपर, मुझे एक बात बताओ, पेपर को आप ऐसे फाड़ते हो या ऐसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो या फिर ऐसे फाड़ते हो? स्टाइल बदल गया ना। इसे ऐसे तोड़ना, फाड़ना बहुत जोर मांग रहा है, लेकिन ऐसे तोड़ने में, ऐसे फाड़ने में बहुत कम फोर्स लग रही है, बिकॉज इट्स क्रिस्टलाइन। इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन वेल डिफाइंड वे। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी डायरेक्शन टू डायरेक्शन डिफरेंट होती है। नाउ क्वेश्चन इज अमॉर्फस को एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स आर व्हाई एनाइसोट्रोपिक। अमॉर्फस सॉलिड में अगर मैं बात करूं, अमॉर्फस सॉलिड्स में मान लो मैंने रैंडम अरेंजमेंट रखा, रैंडम रख दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस एरिया को अगर आप देखो, इतने रीजन में, बल्क में देखो, बल्क में मुझे लगेगा यहाँ भी रैंडम है, यहाँ भी रैंडम है, यहाँ भी रैंडम है, यहाँ भी रैंडम है। इट इज सेम एवरीवेयर। जब ये वर्ड आ गया ना, सेम एवरीवेयर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मिटी रखते हुए एक यूनिफॉर्मिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप आसमान को, रात को बैठ के आसमान देखो, तारे रैंडम वे में बिखरे हुए, फिर भी आप ये बोलते हो सारा आसमान एक जैसा दिखता है, तारों से भरा। वो तारे भले ही डिफरेंट वेज में अरेंज है, उनका कोई पैटर्न नहीं है, पर वो तारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए दे लुक लाइक सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल एक रात को कभी आपने नोट किया हो, इवनिंग में जब एक ट्यूब स्ट्रीट लाइट की लाइट जलती है, उसके अराउंड मच्छरों का झुंड आ जाता है। वो मच्छरों का झुंड भले ही रैंडम वे में घूम रहे हैं, पर वो एक मिलके एक यूनिफॉर्म सी आकृति को जन्म देते हैं। डोंट यू थिंक एक यूनिफॉर्मिटी है उसमें, कि ऑल आर लुकिंग लाइक सिमिलर, रैंडम, ऑल आर रैंडम, ऑल आर लुकिंग लाइक सेम। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर जगह रैंडमनेस है, पर आप ओवरऑल अगर आप बोलोगे ना, इस डायरेक्शन में जैसा दिख रहा है वैसे इस डायरेक्शन में दिख रहा है, यहाँ भी रैंडम जैसा दिख रहा है, यहाँ भी वैसा रैंडम दिख रहा है,
इस डायरेक्शन में भी वैसे ही रैंडम दिख रहा है। अगर कोई मुझे बोले ना इस अरेंजमेंट में, मैं कहूंगा इस डायरेक्शन में भी जो रैंडमनेस है वैसी रैंडमनेस यहाँ भी है, वैसी रैंडमनेस यहाँ भी है, तो इनडायरेक्टली तो रैंडमनेस इज यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, जब गैस मॉलिक्यूल्स, आपने गैसियस स्टेट जब पढ़ा था तो आप बोलते थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल रैंडमली मूविंग इन एवरीवेयर। डिफरेंट एटम्स दीवार पे फोर्स डिफरेंट लगा रहे थे, पर फिर भी हमने पूरे गैस के लिए एक यूनिफॉर्म फोर्स मानी थी। जब हम गैस का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो हम एक फोर्स, एक यूनिफॉर्म, एक एफ फोर्स मानते हैं जो कि एवरेज होती है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द पार्टिकल्स। वो फोर्स का एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है एवरेज करके, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में भले ही डिफरेंट फोर्स लग रही है, पर ओवरऑल अरेंजमेंट इज लाइक यूनिफॉर्म, दे आर रैंडम एवरीवेयर। तो हम फिर भी उसके प्रेशर की एक वैल्यू बताते हैं, डिफरेंट P1, P2, P3, P4, P5 करके नहीं करते, निकालते डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ने कितना प्रेशर वॉल पे लगाया। जब आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व पढ़े थे तो आपने ये बोला था डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, पर फिर भी आप एक एवरेज आउट करके स्पीड बनाते थे सिंगल वैल्यू। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी या लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, उसको जितना रैंडमनेस इधर दिख रहा है उतना ही रैंडम अरेंजमेंट यहाँ दिख रहा है। तो ओवरऑल लाइट की वेलोसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट नहीं है, वो सेम आता है। और अगर इधर से थोड़ी बहुत एटम्स का डिफरेंस आ गया, उधर से थोड़ी बहुत डिफरेंस आ गया, एवरेज आउट कर दूं तो एवरेज अगर मैं देखूं तो डिफरेंट लोकेशंस में एवरेज आउट करके सेम आएगा। सो पॉइंट इज कि यहां पर एक नॉन यूनिफॉर्मिटी होते हुए भी एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है। वो यूनिफॉर्मिटी किस सेंस में, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के मैग्नीट्यूड में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आइसोट्रोपिक हम क्यों बोल रहे हैं। अगर मुझे इस लेयर को डिस्प्लेस करना है या इस लेयर को डिस्प्लेस करना है, मुझे नंबर ऑफ एटम्स का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा, क्योंकि हर जगह रैंडमली एटम्स अरेंज थे। सो दे लुक लाइक ओवरऑल यूनिफॉर्म। भले उनमें पैटर्न नहीं है, पर आप ये कह सकते हो सर जैसा रैंडम यहाँ है ना वैसे ही रैंडम यहाँ है, वैसे ही रैंडम यहाँ है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, एवरेज सेपरेशन है एक दूसरे से, वो हर डायरेक्शन में सिमिलर रहती है। इसलिए मैं बोलूंगा कि दे आर आइसोट्रोपिक। और फिर लास्ट पॉइंट, आप क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में उनके एग्जांपल दोगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप जो नाम दे सकते हो, सिलिकेट्स, ग्रेफाइट, मेटल्स, लेकिन अमॉर्फस में आप क्या नाम दोगे, ग्लास, वूल, प्लास्टिक, रबड़। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक अमॉर्फस सॉलिड्स, राइट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब किसी ने पूछा सैंड अगर मैं बात करूं तो सैंड इज क्रिस्टलाइन, क्योंकि सैंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ सिलिकेट्स का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके अगर हम देखें, अगर एटम मॉलिक्यूल्स का एक पैटर्न दिख गया तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसके बाद सॉलिड स्टेट को, अब हम पूरा का पूरा ध्यान अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। बट ये ध्यान रखना, कई बार ये वर्ड आ जाता है, अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट ट्रू सॉलिड, ट्रू दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड समझे, क्योंकि उनमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फ्लो करने की प्रॉपर्टी नेग्लिजिबल है, पर लिक्विड्स की तरह कुछ तो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो जरा भी नहीं, फ्लो करने की एबिलिटी तो है ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली एक लिक्विड है, मैं इसको ठंडा कर रहा हूं, कैसे डिफरेंस आ जाता है, कैसे लिक्विड को ठंडा होते वक्त किसी सब्सटेंस, कोई लिक्विड की ठंडा करने की प्रक्रिया में कैसे कई बार सेम लिक्विड से क्रिस्टलाइन सॉलिड जन्म लेता है, और कई बार सेम लिक्विड्स को ठंडा करते वक्त कई बार आप अमॉर्फस सॉलिड ले लेते हो। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली क्या हो रहा है, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिक्विड में रैंडमली अरेंज है ना, आप जब उन्हें धीरे धीरे ठंडा करते हो, उनकी कूलिंग रेट बहुत स्लो होती है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आने के लिए टाइम चाहिए। अगर एटम्स को एक हेक्सागन फॉर्मेट में, एक हेक्सागन टेम्पलेट में अरेंज करना है ना, उनको उस पैटर्न में आने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप उनको पूरा टाइम दो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में अरेंज होने का, यानी कि कूलिंग रेट स्लो रखो, तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा।
लिक्विड की फ्रीजिंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पर अगर आप किसी लिक्विड को बहुत तेजी से ठंडा करते उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आए, क्विकली आपने लिक्विड को ठंडा कर दिया, एटम्स और मॉलिक्यूल रैंडम वे में लिक्विड में थे, वहीं पर उनको बोल दिया स्टैचू, वो रैंडम वे में ही रह गए। आपने लिक्विड्स को ठंडा करते वक्त सब सॉलिड बनाने की कोशिश की, उनको अपने इनफ टाइम ही नहीं दिया एटम्स और मॉलिक्यूल को अरेंज होने का प्रॉपर पैटर्न में, तो वहां जाके आपको अमॉर्फस सॉलिड मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कूलिंग रेट स्लो करने से किसी लिक्विड की या किसी लिक्विड की कूलिंग रेट फास्ट करने से क्या डिफरेंसेस जनरेट हो जाते हैं। दैट्स आई होप दैट्स प्रीटी मच क्लियर एंड दैट्स प्रीटी मच लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, राइट? ओके, अगर हम यहाँ बात करें क्लासेस सॉलिड्स की, अब क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, तो सॉलिड्स में अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ डेफिनेशंस, फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस which we are going to use in solid state. So the first definition is space lattice. What is this? Write down. It is regular arrangement of points in space and forms basis of classification of all structures. This regular arrangement spread over whole space is long range order. Note down. It is regular arrangement of the points in space and forms basis of classification of all structures. This regular arrangement spreads over whole space is the long range order. बच्चों, अगर मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स ऐसे अरेंज किए, these are the points. Let's say I have few collection of points like this. क्या मैंने यहाँ पॉइंट्स रैंडम वे में अरेंज किए? क्या यहाँ मैंने जो पॉइंट्स हैं क्या वो रैंडम वे में अरेंज किए? कैन यू सी ए पैटर्न? दे आर फॉर्मिंग ए लाइन, है ना? यहाँ पर अगर आप देखो कि एक पैटर्न है, मैंने स्क्वायर फॉर्मेट में पॉइंट्स को अरेंज किया, तो जब भी मैं कभी कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन लूंगा जो मिलाने पे एक प्रॉपर ज्योमेट्री सी दिखाए, उनमें एक ऑर्डर दिखे, उनका एक सर्टेन पैटर्न, दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वी कॉल इट एज लैटिस। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक डायरेक्शन में ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन रखा है, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूँ, तो मुझे अगर इस पॉइंट की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में वेक्टर की फॉर्म में दिखानी हो, तो इस वेक्टर के क्या मुझे 3 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, 2 कंपोनेंट, या 1 कंपोनेंट काफी है अगर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में दिखानी है? तो even one component of that vector is sufficient to describe its position. Then I will call it as this is one dimensional lattice.
वन डायमेंशनल लैटिस। पर लैटिस में एक कंडीशन है, अगर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट x डिस्टेंस पे लिया तो इसी पॉइंट के बाद x डिस्टेंस पे फिर मुझे एक पॉइंट मिलना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पॉइंट ना हो पर आगे पॉइंट हो। अगर x डिस्टेंस पे मैं मूव करूं तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट मिलना चाहिए, यानी कि एट ऑल द पॉइंट्स शुड बी इक्वी डिस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं, अगर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में बतानी हो तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, x एंड y। अगर मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बतानी हो तो इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए मुझे वेक्टर के दो कंपोनेंट चाहिए। हालांकि इसकी पोजीशन अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं ना तो मुझे दो पोजीशन वेक्टर तो चलो चाहिए, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन बता रहा हूं या इसकी पोजीशन बता रहा हूं तो मुझे इसके लिए एंगल भी बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहां कितना एंगल है, यहां कितना एंगल है। यानी कि अगर मुझे पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए सपोज दो वेक्टर्स की जरूरत है या फिर एक एंगल की भी जरूरत है, then I will call it as two-dimensional lattice. So this is one-dimensional lattice. This is two-dimensional lattice. पर बच्चों इस लैटिस की इंपॉर्टेंस ओनली तब है जब इन लैटिस पॉइंट पे आके कोई बैठ जाए। लाइक मैंने एक एटम बिठा दिया यहाँ, एक एटम बिठा दिया यहाँ, एटम बिठा दिया, एटम बिठा दिया, एटम बिठा दिया। द मोमेंट मैंने एटम को इस लैटिस पॉइंट पे बिठा दिया, जिसने उस पॉइंट को ऑक्यूपाई किया यानी कि एटम, दिस इज कॉल्ड बेसिस और मोटिव। Someone who sits, who occupy that position, who occupies that point, we call it as basis. So here, if I allow the atoms to sit on this point, if I allow the molecules or the ions to occupy this position, तो आप बोलोगे जब तक एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस पॉइंट पे बैठे नहीं थे तो इट वाज एम्प्टी लैटिस, पर जब उस लैटिस को ऑक्यूपाई करने वाले बैठ गए तो अब मैं इस पूरी डायग्राम का नाम रखूंगा क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस तब वर्ड बोला जाता है जब लैटिस पॉइंट्स पर बेसिस बैठा हो। लाइक सिनेमा हॉल के अंदर खाली चेयर्स हैं, बड़े रैंडम, बहुत पैक्ड, बहुत रेगुलर वे में, एक रो फिर उसके ऊपर दूसरी रो फिर उसके ऊपर रो, पर जब तक वो सारी चेयर्स खाली हैं उस लैटिस का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। पर जैसे उस चेयर के ऊपर आपने इंसान बिठाने शुरू कर दिए, तो जब चेयर के ऊपर एक इंसान बैठा, इंसान जो बैठा है वो बेसिस है, जो चेयर पे बैठा है वो लैटिस पॉइंट है, और दोनों ने मिलके अगर सारी चेयर्स पे, सारे लैटिस पॉइंट्स पे इंसान बैठ गए, जो बैठे हैं वो बेसिस है, तो मैं बोलूंगा अब ये पूरा क्रिस्टल लैटिस बन गया, वो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि क्रिस्टल लैटिस का जन्म कब होता है? जब उस लैटिस पॉइंट पे कोई ना कोई बैठा हो। यानी कि लैटिस which is collection of points, plus basis or motive. Who is basis or motive? Who is occupying that position? Generate crystal. मान लो मैं आपको इस टू डायमेंशनल लैटिस के बारे में पूछ रहा हूं। अगर मैं एक सॉलिड की बात कर रहा हूं ना, ये टू डायमेंशनल लैटिस इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, इट्स ह्यूज, इट्स स्प्रेडेड एवरीवेयर। मान लो मैं आपको ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, what is the fraction of space which has not been occupied? What is the fraction of space which has not been occupied? मेरे ना साइड में एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी आवाज हो सकता है आपको आ रही हो, ठक 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 करने की, बट प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट, हियर माय वॉइस। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं आपसे बोलूँ कि ना फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बताओ,
फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस अनऑक्यूपाइड, तो आप क्या करते? मान लो मैं इसको इजी सा रखने के लिए या सिंपल इसी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल सर्कल्स है, आइडेंटिकल सर्कल्स का कुछ एरिया है और इस पूरी स्पेस का भी कुछ एरिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड, तो आप क्या बोलते हैं? टोटल एरिया कैलकुलेट करो, एक सर्कल का एरिया निकालो, उसे जितने सर्कल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सर्कल्स का नंबर मल्टीप्लाई बाय एक सर्कल का एरिया, मतलब टोटल ऑल एरिया ऑफ द ऑल सर्कल्स, उसे डिवाइड कर दो बड़ी पूरी एरिया के साथ, वो फ्रैक्शन आ गया ऑक्यूपाइड एरिया, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करके फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया। यही करते हैं, यानी कि आपने यहां का एरिया काउंट किया, यहां का एरिया काउंट किया, यहां का एरिया काउंट करा, सारे एरियाज को ऐड किया और उसे डिवाइड बाय टोटल एरिया कर दिया, वो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया है, और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हम इस एम्प्टी स्पेस की बात कर सकें, तो फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया आ गया, राइट? पर व्हाट इफ अगर मैं ये बोलूं कि ये एरिया इनफाइनाइटली लार्ज है, नंबर ऑफ एटम्स आर ह्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या आप ये काम आसानी से कर पाओगे? नहीं ना। तब आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? जब आप कभी भी मैथ्स में किसी ग्राफ में एक बहुत बड़े कर्व का एरिया निकालना हो, आप एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेते हो, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो बेसिकली इस पूरे सॉलिड को पढ़ने के लिए, इस सॉलिड को स्टडी करने के लिए हमें भी एक छोटे से सेक्शन की जरूरत है, इस सॉलिड के एक छोटे से सेक्शन की जरूरत है, जिस सेक्शन में जो इंफॉर्मेशन हो वो पूरे सॉलिड की इंफॉर्मेशन से मैच करे, और खासकर उस सेक्शन को, इस स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉलिड को अगर मैं यहां से स्टडी कर रहा हूं, इस एरिया से स्टडी कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरी क्लास का कोई दूसरा स्टूडेंट ने यहां से उसे स्टडी किया, जो इंफॉर्मेशन उसे मिले वही इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। यानी कि दैट सिलेक्शन ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द बिग एरिया, दैट स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस बिग सॉलिड should contain the same entire information जो आप इधर के सिलेक्शन उस स्मॉल एलिमेंट से जो निकालोगे इंफॉर्मेशन, यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट्स को आप इस सेक्शन से निकालो या इस सेक्शन से निकालो, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सेम मिले, एंड दैट स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बिग सेक्शन वी कॉल इट एज यूनिट सेल। पर यूनिट सेल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यूनिट सेल की मदद से हम पूरे सॉलिड को स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज सॉलिड के ये जो डायमेंशन इट्स इनफाइनाइटली लार्ज, तो इतने बड़े एरिया, इतने बड़े स्पेस को स्टडी करने से बेटर है स्मॉल पार्ट को स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं ये बोलूं रात को आसमान में देख के तारे जब दिख रहे हैं तो आसमान को स्टडी करो, आप पूरे आसमान को स्टडी नहीं कर सकते, जितना विजन आपका है, जितनी नजर का दायरा जितना बड़ा है, उतने हिस्से में जितना आसमान आपके पास आ गया, आप उसी को देख के कुछ बता सकते हो, और आप ये मानते हो कि ओवरऑल एवरेज आउट वो वही है हर जगह। तो बेसिकली हमें पूरे सॉलिड को स्टडी करने के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करने के लिए एक स्मॉल पार्ट ऑफ एलिमेंट की जरूरत है, पूरे बड़े सेक्शन के एक कुछ छोटे से यूनिट की जरूरत है, एंड वी कॉल दैट स्मॉल सेक्शन इज यूनिट सेल। पर यूनिट सेल सिलेक्ट कैसे करें? यूनिट सेल सिलेक्ट कैसे करें, उसके ऊपर सवाल खड़े हो। सो द पॉइंट इज यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस whose repetition along its sides by the distance equal to its edge length results in generation of entire crystal lattice.
entire crystal lattice. And the choice of unit cell should be made such that it should be smallest in size. It should contain empty space within it. All unit cells should not have a gap between them, and all unit cells should be exact copies of each other. मेरे हिसाब से आपको इस ड्राइंग में एक पैटर्न दिखा? कैन यू सी ए पैटर्न इन दिस ड्राइंग? नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर कोई मुझे ये कह दे कि सर कैन यू सी रेड एंड ग्रीन कलर ऑल्टरनेटिवली? Red and green color circled with the green and circled with the red. Could you see that they are a different color? I have made this green, red, green, red, green, red, green. Okay. अगर कोई मुझे ये कह देना कि इस पूरे डायग्राम में से मुझे कुछ ना कुछ ये समझना कि फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड एरिया कितना है या फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड एरिया कितना है, या इस सॉलिड के अंदर, इस एटम के अरेंजमेंट के अंदर मुझे कोई प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, तो मेरी क्लास के किसी स्टूडेंट ने ये कहा कि सर हम ना यूनिट सेल चूज करते हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहा आप यूनिट सेल ऐसा ले लो, दिस इज यूनिट सेल। यानी कि अगर ग्रीन कलर का रेडियस आर है और इधर से रेड कलर का रेडियस आर डैश है और बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, तो इस पूरे स्क्वायर की जो एज लेंथ वो बन गई रेड कलर की रेडियस प्लस ग्रीन कलर का रेडियस प्लस सम एम्प्टी स्पेस। ये इस यूनिट सेल की डायमेंशन बन गई, राइट? ये यूनिट सेल की डायमेंशन बन गई। पर अगर मुझे डेफिनेशन ये है, यूनिट सेल की डेफिनेशन ये है, आप उस यूनिट सेल को
स्लाइड कर सकते हो, सरका सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो, पर उसकी साइड के अलोंग। यानी कि अगर उसका एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को आप ऐसे लेके जा सकते हो या ऐसे लेके जा सकते हो, आप ऐसे नहीं ला सकते। यूनिट सेल शुड बी अलाउड टू मूव इन टू डायरेक्शन अलोंग इट्स साइड्स। अगर उसकी साइड एक ऐसी है और एक ऐसी है, तो आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, पर कितनी डिस्टेंस तक मूव करना है, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस सरकाना है, जितनी उसकी लेंथ है, एज लेंथ। अगर इसकी इतनी एज लेंथ है तो इसको मैं इतना डिस्टेंस ही आगे सरकाऊंगा। अगर मैं इतने इसकी वर्टिकल लेंथ जितना इसे नीचे सरका दूं, तो मुझे हर जगह एटम मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उसे डिस्प्लेस किया, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस किया, यहां पर कोई एटम मिसिंग हो, यहां कोई एटम मिसिंग हो, फिर वो आपका यूनिट सेल सही नहीं है। पर ऑल यूनिट सेल शुड बी लुक लाइक आइडेंटिकल। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये यूनिट सेल और ये यूनिट सेल आपको आइडेंटिकल दिखता है? क्या ये वाला यूनिट सेल और ये यूनिट सेल आपको आइडेंटिकल दिख रहा है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल? तो आप क्या जवाब दोगे, यस और नो? आंसर इज नो सर, नो, इट्स नॉट एग्जैक्ट। आप बोलोगे व्हाई? हमें तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। एक पारखी नजर वाले को यह दिखेगा कि इस स्क्वायर की स्टार्टिंग में रेड वाला पॉइंट स्टार्ट वाला था, फिर रेड ग्रीन सर्कल सीक्वेंस है, पर यहां स्टार्टिंग ग्रीन से हो रही है, फिर रेड आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है और रेड आ रहा है। यानी कि यहाँ के डायगोनल में जहां स्टार्टिंग हुई है, रेड की ओरिएंटेशन राइट में और यहाँ लेफ्ट में है। आइडेंटिकल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। एटम्स भले आइडेंटिकल हो, एटम्स अगर पहली बात तो यहाँ पर एटम्स आइडेंटिकल नहीं थे, मेरे एटम्स अलग थे। ग्रीन कलर एटम इज डिफरेंट फ्रॉम रेड कलर एटम। तो अगर इस यूनिट सेल में मैं यहाँ पे रेड से स्टार्ट कर रहा हूं, तो फिर अगले स्क्वायर का भी स्टार्टिंग पॉइंट रेड होना चाहिए। अगर मैं इसके स्टार्ट देखूं तो ग्रीन से हुआ और इसका स्टार्ट देखूं तो रेड से हुआ। यहाँ डायगोनल राइट में रेड है, यहाँ डायगोनल राइट में ग्रीन है। दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। सो दिस सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल इज रॉन्ग। अगर कोई ये कह दे कि सर हम यूनिट सेल ऐसा ले लेते हैं, लेट्स से ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल और ये यूनिट सेल, और फिर किसी ने कहा सर नेक्स्ट यूनिट सेल हम ये ले लेते हैं, क्या ये आइडेंटिकल दिख रहे हैं? अगर ये यूनिट सेल है तो फिर नेक्स्ट यूनिट सेल देखो, क्या ये आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल तो है, पर आप इसे यूनिट सेल ऐसे ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट सेल के बीच में गैप आ गया। यूनिट सेल शुड बी जॉइंट, देयर शुड नॉट बी गैप। आप ऐसा यूनिट सेल नहीं ले सकते जिसमें एक यूनिट सेल पर यहां गैप आ गया। अच्छा, अगर कोई आपसे ये कह दे कि अगर मैं इसी यूनिट सेल ले लूं, मान लो मैंने यूनिट सेल ऐसे लिया, सपोज मैं इस रेड पॉइंट की बात करूं, चेक करके देखो। अब सारे यूनिट सेल टचिंग है, एडजेसेंट, टचिंग टू ईच अदर। और ये देखो रेड से स्टार्ट हुआ, रेड पे खत्म हुआ, रेड पे खत्म, रेड पे खत्म, रेड 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 रेड। अब बोलोगे सर ये बिल्कुल सही था, यूनिट सेल के बीच में गैप भी नहीं आया और यूनिट सेल आर लुकिंग लाइक आइडेंटिकल, लाइक रेड चारों कॉर्नर पर, तो यहां भी रेड चारों कॉर्नर। अगर कोई ये कहता कि यूनिट सेल सर हम ये ले लेते हैं,
जिसके चारों कॉर्नर पर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बीच में सर्कल है। मैं कहता ये भी ठीक है, पर अब इस यूनिट सेल को सरकाना कैसे है, स्लाइड कैसे करना है, इसी डायरेक्शन के अलोंग, इसी डायरेक्शन के अलोंग सरकाना है, ऐसे। इसी डायरेक्शन के अलोंग सरकाना है, इसकी इसी साइड के अलोंग। और आपको सेम चीज मिलनी चाहिए, जो यहां मिले वही यहां मिले, ऐसा मिल रहा है। बेसिकली आपने जो यूनिट सेल चूज किया, यहां पर एक स्क्वायर ही चूज किया, तो यहां भी तो एक स्क्वायर ही है, बस एक टिल्टेड स्क्वायर है। फॉर द सेम लैटिस यू कैन हैव मोर देन वन यूनिट सेल्स। बट अगर हमें ये ध्यान में रखना कि यूनिट सेल की सिलेक्शन कैसी होगी, एक यूनिट सेल के साथ दूसरा यूनिट सेल टचिंग हो, उनमें एम्प्टी स्पेस ना हो। दूसरी चीज, दे शुड लुक आइडेंटिकल। अगर इसके चारों कॉर्नर पे ग्रीन है तो यहां भी चारों कॉर्नर पे ग्रीन, और साइज डायमेंशन भी आइडेंटिकल, एग्जैक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, यूनिट सेल शुड बी द स्मॉलेस्ट इन साइज। अगर आपके पास एक ही लैटिस में मोर देन वन पॉसिबल ऑप्शंस आ रही हैं कि ये भी यूनिट सेल हो सकता है, ये भी यूनिट सेल हो सकता है, तो आप उस यूनिट सेल का एरिया निकालो या वॉल्यूम निकालो। अगर आप 3D में देख रहे हो तो वॉल्यूम निकालो, 2D में देख रहे हो तो एरिया निकालो। तो जब से छोटा साइज वाला जो आएगा उसको हम यूनिट सेल डिसाइड करें, फाइनली उसे माना जाएगा। बट उस यूनिट सेल की रेपिटेशन करके, उस यूनिट सेल की डिस्प्लेसमेंट करके अलोंग द साइड्स बाय द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स एज लेंथ, जितनी इसकी एज लेंथ है उतना डिस्टेंस इस मूव करा के पूरा क्रिस्टल लैटिस के सारे पॉइंट्स जनरेट होने चाहिए, पूरी स्पेस लैटिस आनी चाहिए, राइट? सो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री whose repetition generates the lattice। और अब अगर मैंने इस यूनिट सेल से इस सॉलिड की कोई प्रॉपर्टी पढ़ने की स्टडी की, तो दूसरे यूनिट सेल से सेम आंसर आना चाहिए। यानी कि यहां हम सॉलिड की उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं जो उनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंडेंट हो। आपको याद, आपने थर्मोडायनामिक्स में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आप कहते तो जो प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करे। हम यहां पर ऐसी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं विच आर इंटेंसिव, जिनको सॉलिड की क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि सॉलिड कितना क्वांटिटी में लिया, कितने मोल लिया। यहां पर हम उन प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं जिन प्रॉपर्टीज को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पैटर्न से मतलब हो। और जो अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स है वो 2 ग्राम सॉलिड या 1 ग्राम सॉलिड में वही है, क्योंकि सॉलिड तो वही है। अगर चीनी ले ली 2 ग्राम या 1 ग्राम, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जुड़ने का तरीका वो सेम है। तो हम किसी सॉलिड की इंटेंसिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले इस चैप्टर में, जिसका ताल्लुक, जिसका संबंध इस चीज से है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन व्हाट वे। यू चेंज द पैटर्न, सॉलिड विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, भले उसकी क्वांटिटी सेम है। बट वी आर गोइंग टू स्टडी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड इन दिस चैप्टर which has relation with pattern arrangement. You change the arrangement of the same solid, you will get some difference on it. I hope you must have learned solid state up to here. यहाँ पे जाके मैं इस क्लास को एंड अप कर रहा हूँ। If you have any query up to here, please raise your hand to ask any doubt. From my side, class is over. People can leave the meeting. So if someone has any doubt, raise your hand, and then I will unmute the particular file. Okay? So raise your hand, please. Any query? No query? Okay. Can't unit cell found in amorphous? Yes, amorphous solid में unit cell आप define तो कर सकते हो, पर वो properly मतलब उसका use नहीं होगा, क्योंकि amorphous solids में पैटर्न थ्रू आउट द सॉलिड तो है नहीं। अगर आपको एक लोकेशन में पैटर्न दिखा तो थोड़ी कुछ एरिया में तो यूनिट सेल का यूज है, अगले एरिया में तो पैटर्न ही नहीं होगा, तो वहां यूनिट सेल को स्टडी करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां यूनिट सेल यूनिफॉर्म सेम टाइप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट सेल बना ही नहीं सकते, क्योंकि अरेंजमेंट रैंडम होगा। एक स्टूडेंट है अर्पित। अर्पित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
हाँ फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये वाला फर्स्ट कॉलम, बोलो। फर्स्ट रो में फर्स्ट रेड और थर्ड रेड अलग क्यों है? कब कहा अलग? दोनों तो सेम है, इनको अलग मैंने कब बोला? अच्छा ये कह रहा हूं, नहीं नहीं ये देखो, मैं ये समझा रहा था कि अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं इस यूनिट सेल में, नंबर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, तो यहाँ नंबर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में यहाँ रेड वालों को 1 3 नंबर मिला, यहाँ रेड वालों को 2 4 नंबर मिला। इसलिए मैंने ये कहा कि ये वाला यूनिट सेल और ये वाला यूनिट सेल अलग है, आप इसे यूनिट सेल नहीं मान सकते। ठीक है, ओके ओके। वैभव पांडे, वैभव पांडे नहीं 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 नहीं, एक एटम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मैंने एक ऐसा सॉलिड लिया जिसमें डिफरेंट एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोडियम क्लोराइड NaCl, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, ठीक है। वैभव पांडे के अलावा किसी को डाउट है? रेज योर हैंड। ओके मैक्स, मैक्स अनम्यूट योरसेल्फ। हो सकते हैं ना, तो हो सकता है इसमें 3 तरह कोई ऐसा सॉलिड हो जिसके फॉर्मूला में मोर देन 2 तरह के एलिमेंट आ जाए, लाइक ग्लूकोज C6H12O6, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है। और हो सकता है आपके सारा सॉलिड मेडअप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ प्योर एलिमेंट सोडियम, और हो सकता है वो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट हो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स हैज एनी अदर डाउट? Okay, so I'm going to end up this meeting. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, and I hope you must have enjoyed the session. Thank you so much.